नमस्कार। तो पिछले 24 घंटे में काफी अफरा तफरी मची हुई है, काफी विवाद हुआ है, काफी बहस हुई है। खासतौर से जो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में इंट्रूजन्स के बारे में, और ये बात कि भारत के किसी भी इलाके में इंट्रूजन्स नहीं हुई है, उसको लेकर काफी विवाद हुआ है। लोग पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है। कई विशेषज्ञों का कहना था कि फिर गालवान घाटी में हुआ क्या, जो लड़ाई हुई वो कहाँ हुई, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं वो किस वजह से शहीद हुए हैं। अपोजिशन पार्टीज ने भी कई सवाल सामने पेश किए। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि अगर ऐसी बातें कोई इंट्रूजन नहीं हुए थे तो हमारे सैनिक आखिरकार क्यों शहीद हुए। अब प्रधानमंत्री की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है, स्पष्टीकरण सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का कहने का मतलब था कि अब कोई इंट्रूजन नहीं है, और जो प्रयास किए जा रहे थे भारत की धरती पर स्ट्रक्चर लगाने के या को खड़ा करने के लिए, उन प्रयासों को भारतीय सैनिक ने विफल किया। अभी भी कई सवाल सामने हैं, खास तौर से तंगसम सो को लेकर, जहां आपको याद होगा कि काफी इलाका है फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, जो इलाका है जहां कहा जा रहा है कि वहां चीनी सैनिक आ गए हैं, और भारत का हमेशा रवैया ये रहा है कि वो जो इलाका है वो भारत के हिस्से में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार की जमीन है। तो वहां क्या स्थिति है उस पर अभी भी स्पष्टीकरण होना जरूरी है। वहां चीनी सैनिक हैं या नहीं है, और अगर वहां चीनी सैनिक हैं तो उसको क्या हम लोग इंट्रूजन माने या नहीं माने। तो वो स्पष्टीकरण का अभी भी जरूरत है। पर एक चीज जरूर कहनी पड़ेगी कि हमने देखा कि जैसे ही ये विवाद शुरू हुआ और जैसे ही बहस शुरू हुई, तो एकदम चीन की तरफ से जो रवैया था वो और भी कठोर सा हो गया। उनकी तरफ से कई ऐसे बयान आए जो और भी आपत्तिजनक हैं। चीन ने साफ आके कहा कि पूरी की पूरी गालवान घाटी चीन की है। तो हमको भी यही कोशिश करनी पड़ेगी, और सरकार को कोशिश करनी पड़ेगी, और विपक्ष को कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी तरह जो भी हम सबकी तरफ से बयान आ रहे हैं, और खासतौर जो बयान सरकार सामने पेश कर रही है, वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। जो भारत की स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि इसमें कोई विवाद की गुंजाइश ही नहीं रहे कि आखिर भारत का रवैया क्या है और क्या नहीं है। हाँ, और सबके बीच में कोरोना वायरस पर लड़ाई चल ही रही है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, पर फिलहाल देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। 19 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में एलएसी के हालात पर बयान दिया कि न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है और न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस पर शनिवार को राहुल गांधी, कांग्रेस, शिवसेना समेत और भी कुछ दलों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। अब इस पर पीएमओ का बयान आया है और कहा गया है कि पीएम के बयान पर विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। पीएमओ ने कहा है कि पीएम का वो बयान कि हमारी जमीन पर किसी का कोई कब्जा नहीं है, इसका मतलब ये है कि गलवान में हमारे जवानों की बहादुरी की वजह से अब भारतीय जमीन पर चीनी नहीं है। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि सर्वदलीय बैठक में दिए पीएम के बयान का कई लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। पीएम इस बात पर साफ हैं कि एलएसी से छेड़छाड़ हमें बर्दाश्त नहीं है, और उन्होंने कहा था कि भले इस पर पहले लापरवाही होती थी, पर अब फौज एलएसी पर उन्हें रोकती और टोकती है। बयान में कहा गया है कि 15 जून को गलवान में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि चीनी एलएसी के पास कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे और पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन हमारे जवानों ने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए चीनी घुसपैठ को नाकाम किया। बयान में ये भी कहा गया है कि पीएम ने कहा था कि हम आश्वासन देते हैं कि देश की सीमाओं की रक्षा में हमारी सेनाएं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। पीएम दफ्तर ने अपने बयान के अंत में कहा है कि इस समय विवाद खड़ा करना हमारी सेनाओं के मनोबल के लिए अच्छा नहीं है, और सरकार को बदनाम करने की नीयत से विवाद खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर हमला किया है। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन के आगे आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री ने चीनी आक्रमण के बाद भारतीय क्षेत्र को आत्मसमर्पित कर दिया है। यदि जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिक क्यों मारे गए, वे कहां मारे गए। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भारत चीन तनाव पर शुक्रवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक में कहा कि न कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और न ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने पूछा था कि गलवान घाटी में सैनिकों को शहादत के लिए निहत्था क्यों भेज दिया गया।
बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गलवान घाटी के संघर्ष के बाद सेना को लेकर सरकार की नीति पर दिए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। बिना राहुल का सीधे तौर पर नाम लिए नड्डा बोले कि भारतीय सेना जिस समय लड़ाई लड़ रही है उस समय वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर फौज का मनोबल गिरा रहे हैं। नड्डा बोले कि जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं ऐसे संस्कार भारतीय परिवार के नहीं होते। नड्डा ने जोड़ा कि वो नरेंद्र मोदी का क्या सम्मान करेंगे, उन्होंने तो अपने पीएम का ऑर्डिनेंस फाड़ डाला था। भारत चीन के बॉर्डर पर गलवान में जब लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे नेता हर दिन ट्वीट करके फौज का मनोबल गिरा रहे हैं और अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बुद्धि के बारे में प्रदर्शित कर रहे हैं। अनआर्म्ड क्यों चले गए? अरे मालूम नहीं है तुमको कि क्या नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते क्या होते हैं? हैदराबाद में एयरफोर्स के जवानों के पासिंग आउट परेड में वायुसेना प्रमुख केएस भदौरिया ने चीन को साफ लफ्जों में बता दिया है कि भारत हर परिस्थिति का जवाब देने के लिए तैयार और तैनात है। भदौरिया ने कहा कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छोटी सूचना पर भी हम हालात को संभालने के लिए तैयार हैं। नए रंगरूटों को संबोधित करते हुए एयर चीफ मार्शल ने कहा कि यह बहुत साफ होना चाहिए कि हम गलवान घाटी के बहादुरों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारा चीन से युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन हम तैयार हैं। फिलहाल बातचीत चल रही है। वायुसेना चीफ ने इस दौरान गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि हैदराबाद में हुए इस पासिंग आउट परेड के साथ ही भारतीय एयरफोर्स को 123 जाबाज मिले हैं, जिनमें 19 महिला अफसर शामिल हैं। चीन ने एक बार फिर पूरे गलवान घाटी पर अपना कब्जा बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस नोट जारी कर इस दावे को दोहराया, जिसमें उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी हिस्से में आता है। कई वर्षों से वहां चीनी सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। चीन ने कहा है कि अप्रैल 2020 से ही भारत एलएसी के पास गलवान घाटी में लगातार सड़क निर्माण, पुल निर्माण और अन्य गतिविधियां कर रहा है। चीन ने इन मामलों को लेकर कई बार भारत सरकार के सामने अपना विरोध प्रकट किया। इसके बावजूद भारतीय सेना बार बार सीमा पार करके हमें भड़काने का काम करती रही। भारत के लद्दाख में स्थित गलवान घाटी इन दिनों खूब चर्चा में है। चीन इस इलाके को अपना बताता है, जबकि ऐतिहासिक, भौगोलिक और तथ्यात्मक तरीके से यह घाटी हमेशा भारत का हिस्सा रही है। इस दावे को और बल गलवान घाटी की खोज करने वाले भारतीय गाइड गुलाम रसूल गलवान के पड़पोते ने दिया है। लद्दाख में रह रहे मोहम्मद अमीन गलवान के मुताबिक 1892-93 में उनके परदादा ने इस घाटी को एक्सप्लोर किया था और जब अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें इनाम देना चाहा तो उन्होंने इस घाटी का नाम उनके नाम पर रखे जाने की मांग की। मोहम्मद अमीन गलवान के मुताबिक तब से ये पूरा इलाका भारत का हिस्सा है और ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इसे हड़पने की कोशिश की है। एलएसी पर हुए ताज़ा संघर्ष पर मोहम्मद अमीन गलवान ने दुख जताया और कहा कि एलएसी पर विवाद अच्छा संकेत नहीं है और दोनों देशों को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। भारी विरोध के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 5 दिन तक जरूरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वाले अपने विवादित आदेश को वापस ले लिया है। शुक्रवार शाम एलजी ने हर किसी को 5 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहने का आदेश दिया था, जिनमें कोरोना के हल्के भी लक्षण हों। इस फैसले का भारी विरोध हो रहा था और शनिवार को हुई बैठक में इसका दिल्ली के सीएम और सरकार ने काफी विरोध किया था, जिस वजह से बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर दी गई थी। दिल्ली सरकार का तर्क था कि केंद्र सरकार के इस आदेश से दिल्ली में अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि हर रोज बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से पहले ही मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में हल्के लक्षण वालों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी अस्पतालों या क्वारंटीन सेंटर का इंतजाम कहां से हो पाएगा। आदेश वापस लेने का मतलब है कि कोरोना के हल्के लक्षण वाले लोग और मरीज अब होम क्वारंटीन में रह सकेंगे। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर अपने तहत आने वाले सभी मेडिकल कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और उन्हें तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के मुताबिक अब बेहद विशेष परिस्थिति में ही मेडिकल कर्मचारी छुट्टी पर जा सकते हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कई अस्पतालों में आपातकाल जैसे हालात हैं और मेडिकल स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है। लिहाजा मरीजों की उचित देखभाल के लिए सरकार ने ये आदेश जारी किया है।
शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान को लॉन्च किया। 50,000 करोड़ की इस योजना से 6 राज्यों के 116 जिलों में मजदूरों को लाभ होगा। इसकी शुरुआत खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तिलिहर गांव से हुई। इस योजना के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में प्रत्येक राज्य में 25-25 हजार मजदूरों को चुना गया है। इन जिलों में करीब 66% मजदूर वापस लौटे हैं। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। इस स्कीम से मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। शनिवार सुबह जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति पर आंकड़े जारी किए तो सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। शनिवार को बीते 24 घंटे में ही 14,500 नए मामले आए और 375 मरीजों की मौत हो गई। ये एक दिन में सबसे बड़ी उछाल है, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,95,000 के पार पहुंच गया। इस वायरस से अब तक देश में 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 54.12% हो गया है। अब तक 2,13,830 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 53,000 को पार कर चुका है, जबकि महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 1.25 लाख के करीब पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में मालवा के बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। बीजेपी विधायक ने शुक्रवार को ही राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग की थी। दरअसल शुक्रवार को विधायक और उनकी पत्नी को बुखार आया था, जिसके बाद उनकी पत्नी और उन्होंने अपना टेस्ट भोपाल की एक प्राइवेट लैब में करवाया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार देर रात आई और दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अब राज्यसभा चुनाव के दौरान उनके संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। विधायक सकलेचा का निवास क्षेत्र पहले से ही कंटेनमेंट क्षेत्र बना हुआ है। एमएलए साहब पिछले कुछ दिनों से फार्म हाउस पर रह रहे थे। बताया जा रहा है कि वो कई लोगों से मिले थे और राज्यसभा चुनाव से पहले हुई भाजपा की बैठकों में शरीक भी हुए थे। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर चेतावनी दी है। शुक्रवार को डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर टेड्रोस ने कहा कि अब कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक फेज में जा चुका है। इस बार हालात पहले के दौर से भी ज्यादा गंभीर होंगे। जिनेवा में वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये चेतावनी दी और इसका आधार गुरुवार को 24 घंटों के भीतर आए आंकड़ों को बताया। उन्होंने बताया कि एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा मामले अमेरिका से हैं। इसके अलावा एशिया और मिडिल ईस्ट से भी काफी केस आ रहे हैं। ये आंकड़े इस ओर संकेत कर रहे हैं कि स्थिति पहले से भी भयावह हो सकती है। टेड्रोस ने कहा है कि वायरस अब भी तेजी से फैल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और साबुन से हाथ धोने जैसे दिशा निर्देशों को पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। भारत चीन में जारी तनाव के बीच नेपाल ने एक बार फिर भारतीय जमीन पर अपना दावा ठोका है। इस बार नेपाल ने बिहार सीमा पर मौजूद जमीन को अपना बताया है और वहां तटबंध निर्माण के काम को रोक दिया। मामला पूर्वी चंपारण का है। नेपाल ने यहां के ढाका ब्लॉक में लाल बकैया नदी पर तटबंध निर्माण का काम भी रुकवा दिया है। नेपाल के अनुसार इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित ये जगह उसकी है। अब जिले के डीएम ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बिहार सरकार को इसकी जानकारी देते हुए विवाद सुलझाने का अनुरोध किया है। इससे पहले नेपाल उत्तराखंड में भी 3 स्थानों को नेपाल अपने नक्शे में दिखा चुका है।